आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, बीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए और आज 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर को सरकार मिल गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार। हालांकि गठबंधन ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपनी सरकार बना ली और मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को सुबह शपथ दिलाई गई। उसके साथ साथ 3 मंत्री जम्मू से लिए गए, एक उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी लिए गए और 2 जम्मू कश्मीर से लिए गए। ये सरकार कैसी रहेगी? क्योंकि सरकार से पहले चुनावों में बहुत वादे किए गए हैं, बहुत से ऐसे वादे थे जो शायद जो राज्य की सरकार होती है उसे पूरा भी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत से वादे किए थे। अब सरकार को लेकर जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत से सवाल उठ रहे थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से अधिक सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से अधिक सीटें मिली थी। तो किस तरह से बैलेंस होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन आज जो है उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में कैबिनेट को बैलेंस करने की कोशिश की है, कि सरकार को बैलेंस सरकार बनाने की कोशिश की है। कि सरकार की क्या हालात बनेंगे, किस तरह सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के किस तरह से हालात होंगे, इस बात की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ है केवी जंडियाल साहब। केवी जंडियाल साहब ने बहुत सी सरकारों को बहुत करीब से देखा है और सही मानों में कहा तो कई बार उन्हें सरकारें खुद भी चलाई हैं। जंडियाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। जंडियाल साहब, बहुत उम्मीद लगी हुई थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, 10 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे। अब जब चुनाव हुए हैं तो सरकार बन गई। आज उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले लिया है, उसके साथ 2 मंत्री कश्मीर से और 3 डिप्टी सीएम भी जम्मू से और 2 मंत्री भी लिए गए। इसमें से एक इंडिपेंडेंट है जिन्होंने उनको अपना समर्थन दिया है। आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि किस तरह की ये सरकार बनी है और किस तरह से बैलेंस किया है, क्या किस तरह से वो आगे चल पाएगी? आदर्श जी, इसमें तो जो सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली थी और कुछ इंडिपेंडेंट मिल गए, तो वो जो उनका नंबर होता है वो 50% का, वो उससे पार हो जाता है। 6 सीटों के उनको अलायंस में कांग्रेस की भी है और एक कम्युनिस्ट पार्टी की भी है, तो कुल मिला के वो बड़े कंफर्टेबल है। इसमें कोई सरकार के बारे में कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से चल सकती है और चलेगी। जो चिंता का विषय है कि ये सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच में कैसा तालमेल होगा, क्योंकि यूटी है और यूटी के जैसे कोई कहते हैं ना, कोई किसी ने खेल खेलना हो, कोई गेम खेलनी हो, तो उसके नियम होते हैं। तो जिन्होंने इलेक्शन लड़ी और जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई, उनको ये अच्छी तरह से पता है कि यूटी गवर्नमेंट जो है, खासतौर के जम्मू कश्मीर की, उनकी पावर जो है वो किस टाइप की है और कहां पर रेड लाइन है। ये स्टेट नहीं है जिसको उमर अब्दुल्ला साहब पहले उसके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये यूटी है, इसमें काफी चीजें जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के दायरे से बाहर हो जाती है। मेरा ये मानना है कि ये सरकार जो बनी, आज बनी है, उसके जो लीडर है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, अगर उनके रिसेंट जो स्टेटमेंट्स आए, जो उनके बयान अखबारों में पढ़ने को मिले या सोशल मीडिया में आए, तो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े मैच्योर भी थे। और उससे लगता है कि इनकी कोशिश जो लगती है वो है कि वो दिल्ली से अपना जो ताल्लुकात हैं वो बड़े सुहावने और ठीक ठाक रखें। वैसे भी जम्मू कश्मीर, तो फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे, जब वो चीफ मिनिस्टर भी थे, अदरवाइज भी कहा करते थे कि हम तो हमेशा दिल्ली के साथ होना चाहिए सरकार को, क्योंकि हमें सब कुछ वहीं से आता है। कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, जम्मू कश्मीर की सरकार तभी चल सकती है जब उसका सपोर्ट हो दिल्ली के साथ।
लेकिन आज यूटी में तो बहुत ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की। और जो जिक्र आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का यहाँ पर उनकी जीत हुई है, यानी कि मेरा ये मानना है कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन जो होती है कैंपेन पोलराइज हो गई थी। मुझे तो ये एहसास हो रहा है कि जो इसका आउटकम है वो भी पोलराइज है। एक पार्टी जम्मू की है जिन्होंने हिंदुओं ने वोट दिया, और एक पार्टी है जिसे मुसलमानों ने वोट दिया। और मजे की बात यह है कि इन तीनों पार्टियों में एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, इसमें वायद एक ही पार्टी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें दोनों धर्म के लोग जीत गया है। बिल्कुल। कांग्रेस के 6 एमएलए हैं, 6 के 6 एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और बीजेपी के 29 हैं, वो भी एक ही धर्म से ताल्लुक रखते हैं। तो उस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम कर सकती है कि वो सेकुलर पार्टी है, क्योंकि उसको दोनों खितों में मुझे उनको नुमाइंदगी हुई, और दोनों धर्म जो हमारे दो खास हैं, डोमिनेंट रिलीजन जो है हमारे, उनके उनकी उनके उनके एमएलए जीत के आए। तो ये चीजें ताली एक हाथ से नहीं बजती और दोनों हाथ से होनी। इसमें केंद्रीय सरकार का भी एक बड़प्पन होना चाहिए कि वो इस सरकार को चलाने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, हालांकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ब्यूरोक्रेट्स की गवर्नमेंट होती है, वो भी एक लिहाज से वो इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव होती है, उनको किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, वो आम लोगों से थोड़ी दूर हो जाती है। लेकिन वो जो कनेक्ट होता है लोगों के साथ जो है वो नहीं हो पाता। हालांकि इनकी अच्छी से बहुत अच्छे प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किए, बैक टू विलेज है, माई टाउन माई प्राइड, तो ऐसे थे ताल्लुकात जो वहां पर ब्यूरोक्रेट, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लोग वहाँ गाँव में रहे भी, एक एक दिन वहां पर देखा भी, पर कोशिश थी। लेकिन ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, वो नहीं है, उसकी नब्ज नहीं है, उसका जो थिंकिंग है वो नहीं होती है, उसका अलग सा एक रूप होता है, वो बंधा होता है रूल्स और ज़ाब्ते में। जो पॉलिटिशियन है वो उनसे ऊपर होता है, वो आजाद होता है, वो बंधा होता है लोगों के फायदा भरा विरोध और उनकी वेलफेयर के लिए कुछ करे और जो उनके मसले हल कर सके। तो ये था, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट आई है तो उम्मीदें जाहिर है सबको हैं। लेकिन जनरल साहब जिस तरह से कह रहे थे कि जम्मू और कश्मीर हिंदू और मुसलमान दोनों की तरफ, उमर अब्दुल्ला ने और फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत बनने से पहले भी यही कहा था कि हम जम्मू को भी इसका पूरा हिस्सा देंगे, और आज उन्होंने कोशिश भी की है। बिल्कुल किया। अगर जम्मू में देखा जाए, दोनों हिंदू जो है डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम है, फर्स्ट टाइमर है, और एक मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट टाइमर है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पोस्ट जो है डिप्टी सीएम की, देखिए पार्टी से ये ऐसे देखो, जो शुरुआत की है उमर अब्दुल्ला ने वो बड़ी सही की है, और जो उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, हालांकि 3 सीटें खाली हैं, जाहिर है कि उनको मैंडेट कश्मीर से है, और चूंकि गवर्नमेंट चलाना है तो उनको चाहे उनको मैंडेट जम्मू से नहीं है, जम्मू की एस्पिरेशन, जम्मू की को एक एहसास देना कि इस गवर्नमेंट में आपका भी हिस्सा है या आप हिस्सेदारी है, तो ये एहसास दिलाने के लिए उन्होंने ये किया है कि 2 हिंदू मंत्री ले लिए गए और एक गुज्जर ले लिया गया, और एक मतलब 2 कश्मीर से, 3 जम्मू से और एक खुद चीफ मिनिस्टर कश्मीर से, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक बैलेंसिंग एक्ट है। लेकिन ये बात यही नहीं रुकती, बात रुकती है कि आगे क्या करना है। जी। एक तो एक पहला स्टेप लिया उन्होंने, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट बनाई, अब आगे चलने की बात जो है वो किस तरह करें, क्योंकि दुश्वारियां बहुत हैं, चैलेंजेस पॉलिटिकल भी हैं और फाइनेंशियल भी हैं, मॉनेटरी भी हैं, और किसी लिहाज से जो सबसे अहम है वो सिक्योरिटी है। हालांकि सरकार को
सिक्योरिटी एंगल पे कुछ नहीं करना है, वो सारा कंट्रोल एमएचए के पास है, होम मिनिस्ट्री के पास है। लेकिन सरकार है, अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता दोबारा मिलिटेंसी अरूज हो जाती है, जहाँ ऐसी हरकतें हो जाती हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, तो इनका कंट्रोल ना होने के बावजूद भी उन पर तोहमत लगेगी। तो क्योंकि मतलब एक सिलसिला है, उसमें मतलब उसमें रंग जाएंगे, उनको दाग लगेंगे, उस दाग से बच नहीं पाएगा कोई भी। यहाँ पर सेंटर और एमएचए की कमजोरियां भी नजर आएंगी, लेकिन इनका भी एक, क्योंकि ये लोगों से जुड़े हुए हैं। सर एक सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने बड़े वादे किए हैं। सबसे बड़ा वादा कि ये राज्य का दर्जा देंगे, फिर 300 यूनिट बिजली दे देंगे, 1 लाख जॉब देंगे। तो ये सब चीजें अब लोगों के सामने आना शुरू कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ने मुबारक दी है उमर अब्दुल्ला, और साथ में ये भी कहा है कि वो रेजोल्यूशन पहला पास करे कि 2009 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था वो हमारे विरुद्ध था, वो ठीक नहीं था। तो ये चीजें सामने आ रही, तो किस तरह से कर पाएंगे? देखिए, लोगों को, मेरा ख्याल है कि जम्मू के लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए, और दिल्ली तो मोदी सरकार को तो समझना है ही है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, डेमोक्रेसी ने एक मैंडेट दिया, इसमें अब कुछ उस पर कुछ कहना गलत होगा। और मैंडेट में जाहिर है कि कश्मीर की पार्टी जो है वो मैंडेट को पूरा लेके आई। बड़ी कोशिश की, मोदी साहब ने भी की, बीजेपी ने की, बहुत कोशिश की, आरएसएस ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उनको वो 32 के आगे नहीं जा पाए। वो उनकी, अब ये एक सफलता और असफलता, डिफीट और सक्सेस, ये जुमले खत्म होने चाहिए। 29 एमएलए जो हैं वो भी लोगों के नुमाइंदे हैं। अब जिन्होंने उनको वोट दिया, जिन्होंने उनसे एक्सपेक्टेशन है, जिन लोगों की उनके साथ आकांक्षाएं हैं, उनको क्या लेना है कि आप सरकार में हो या नहीं हो। आपको तो नुमाइंदगी करनी है लोगों के व्यू पॉइंट को, लोगों के मसले को हल करने को। और मसले तभी हल होंगे अगर ये हार्मनी रही। अगर ये डिवाइड जो है, बीजेपी और एनसी और कांग्रेस डिवाइड हुआ, अगर ये डिवाइड मिनिस्ट्री में भी रहा और सरकार में भी रहा, तो फिर ये है कि इनके बीजेपी के जो नुमाइंदों के मसले लेके जाएंगे वो नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका होगा? जम्मू वालों का। तो सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर की है, कश्मीर की नहीं है। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन सूझबूझ से काम अगर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोग हैं, पहली दफा नहीं आ रहे। चीज में आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन तो दिया लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, और बीजेपी भी कांग्रेस जब तक उनके साथ है शायद वो उतनी सपोर्ट न कर पाए। देखो, बीजेपी को सपोर्ट नहीं करनी है, बीजेपी को केंद्रीय सरकार को सपोर्ट करनी है एज ए फेडरल स्ट्रक्चर में। एक स्टेट, ये यूटी का एक ऑर्गन है, एक टेरिटरी, एक यूनिट है हमारा, तो इसको उनका फर्ज बनता है फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर को यूनिटरी और स्टेट के मसले को देखे, और पार्टी एंगल से देख के नहीं, गवर्नमेंट के तौर पे सरकार, क्योंकि ये हिंदुस्तान पूरा है, उसमें अपोजिशन की स्टेटें वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी जो करते हैं वो भी हिंदुस्तान की शान को बढ़ाते हैं। अगर वहां फेलियर होता है तो हिंदुस्तान को कलंक लगता है, उसमें दाग लगता है। तो ये सरकार है, वो सरकार और रूलिंग पार्टी जो है वो अलग होनी चाहिए, और सोच भी अलग होनी चाहिए। तो मैं, और सोच है भी, ऐसा नहीं होता कि प्रधानमंत्री जो 10 साल का प्रधानमंत्री रहा हो तो हम कहें कि आप मैं उसको राय दूं, वो बात ठीक नहीं है। लेकिन ये बात है कि मसले जो है ये दोनों तक नजर ताड़ी एक हाथ से नहीं बजेगी। उमर अब्दुल्ला ने पहला कदम उठाया, मेरे हिसाब से अब उसको सेंटर के पास जाएगा, सेंटर को उसको सुनना चाहिए, उसके जो मसले वो हल कर सकते हैं। जो चीज हल नहीं हो सकती उसके बारे में उमर अब्दुल्ला को भी इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उनका एजेंडा है 370 रेस्टोर करना, कि हो नहीं सकेगा, वो खुद कहता है। बिल्कुल। वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने खुद कहा
कि 370 वो जिस पार्टी ने इसको खत्म किया वो कैसे वापस लाएगी, तुम कहता है। और अगर दूसरी पार्टी भी आती है तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पैन इंडिया एक सेंटिमेंट है। जैसे उन्होंने सेंटिमेंट कश्मीर में है इसके हक में, इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में है। तो अगर ऐसा कभी, पहली बात तो 3/4 मेजोरिटी मैंडेट किसी को आने वाला नहीं है। अगर आ भी जाता है, अगर वो भी लोगों के सेंटिमेंट के खिलाफ कोई सरकार जो है वो 370 रिस्टोर नहीं करेगी। हाँ, 370 के बजाय उसके लिए उसके साथ जो लोगों को कुछ चीजें हैं, जैसे जॉब की गारंटी है, लोकल को देना है, जब लोकल फर्स्ट होता है, जब लोकल को देना है। जमीन की बात हो सकती है, जैसे लैंड को की सेल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कई स्टेटों में ऐसी लॉ बने हैं, ऐसी चीजों पे होता है। वो कोई ये बीजेपी से नहीं मिलेंगे उनको, मतलब अगर बाई चांस बीजेपी 5 साल के बाद सत्ता में नहीं आती है तो दूसरी पार्टी आती है तो वो भी नहीं कर पाएंगी, ये मेरा मानना है। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हो सकती हैं, जैसे 300 ये आपने दरबार में बंद किया, वो सरकार दोबारा शुरू कर सकती है। जैसे अब जो सेंटर को भी चाहिए कि ये लोकल अफसरों को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए, लाना चाहिए उनको, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में उनकी ट्रांसफर जो है वो इस सरकार के हाथ में नहीं रखी और वो एलजी के पास चली गई। उसमें भी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था दिल्ली के बारे में, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर एक ऑर्डिनेंस निकाला था जिसके तहत एक कमेटी बनाई थी, 3 मेंबरी कमेटी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और वो रिकमेंड करती थी ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर की ट्रांसफर को एलजी, और एलजी उस पर डिसीजन लेता था। उस तरह का एक मैकेनिज्म मेरा ख्याल है कि यहाँ पर भी होना चाहिए, ताकि जो जीत के आए हैं और जिन्होंने सरकार बनाई है उनको भी एक थोड़ा सा होना चाहिए शेयर कि मैं किस ऑफिसर अच्छा है, मैं किस ऑफिसर को लूं, क्या लगाऊं, तैनात करूं। ये क्योंकि जो सरकार की कारकर्दगी है, जो सरकार की फंक्शनिंग है, वो ब्यूरोक्रेट की फंक्शनिंग है। अगर ब्यूरोक्रेट की फंक्शनिंग वो अकाउंटेबल चीफ मिनिस्टर को नहीं है, मिनिस्टर को नहीं है, तो फिर ब्यूरोक्रेट आजाद हो गया। सही बात। तो वो एंगल जो है वो किसी न किसी तरीके से उनको ये एक नजरसानी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अच्छा एक ट्रेडिशन थी कि अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी देते थे, ये भी तो रह गया। तो अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी है, और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए तो इनके और कोऑर्डिनेशन सेक्टर के साथ हो सकते हैं। तो वो हो सकता है, वो डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर पे, वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड या उनकी जो हाई कमांड है वो क्या सोचती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशन बीजेपी ने ही खत्म किया है जी। बीजेपी ने ही डिप्टी स्पीकर, चाहे वो लोकसभा में हो जहाँ पर रूलिंग खुद पार्टी है, उन्होंने ऑपोजिशन को नहीं दिया। तो ये एक्सपेक्ट करना कि एनसी जो है वो बीजेपी को दे देगी, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा मुमकिन है। दे दे, जैसे आपने कहा, इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर। अगर वो सोचें, फारूक साहब और उमर साहब सोचें कि हमें ये मिलके चलना है, तो अगर वो कहें कि आप डिप्टी स्पीकर की पोस्ट हम आपको देते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप। फिर जहाँ पे कांग्रेस का क्या रोल रहेगा, वो तो इस पे नहीं साइन कर पाएगी, वो तो गठबंधन से बाहर निकल जाएगी। कांग्रेस देखिए वो अलायंस के हिसाब से तो है जी, लेकिन मार्जिनाइज्ड है। अब वो अगर एनसी बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई में तूल देगी अब ये तो फिर मुश्किल है। एनसी को कई दफा कांग्रेस से हटकर भी मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, ताकि क्योंकि कांग्रेस शायद नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के साथ राब्ता अच्छा रहे, उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करेगा। लेकिन एनसी को सोचना है कि हमें सरकार चलानी है तो कैसे करना है। तो ये बातें तो बड़ी मतलब
थर्ड वेव सोचने वाली बात है, और क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, किसको नुकसान किसको भला। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों या दूसरी यूनियन टेरिटरी की तरह नहीं है, और ना ही उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, ना ही मोदी साहब को इसको अलग समझना है। इसको सेंसिटिव स्टेट मान के इसको वही पैमाने ना लगाए जाए जो पांडिचेरी पे लगाए जाते हैं या हिमाचल पे लगाए जाते हैं या और किसी अपोजिशन पार्टी रूलिंग जैसे कर्नाटका में है उन पे लगाए जाए। मेरा ख्याल है हट के उनको, क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर, हालांकि इंडिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर कोई इशू नहीं है, लेकिन दुनिया में आज भी पाकिस्तान जब यूएन में जाता तो रोता है, चिल्लाता है जम्मू कश्मीर में। आज भी अमेरिका में और कनाडा वाले जो है वो एंटी इंडिया के स्टांस लेते हैं। तो ये चीजें उनको, हमें वो भी एक इंटरनेशनल सीन भी देखना चाहिए। और क्योंकि आपने ही डेमोक्रेसी और आपने फेयर इलेक्शन करवाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन करवाई है, तो ये बड़ी फेयरनेस ऑफ फेयर इलेक्शन है। मैं सोचता हूँ पहले मुराद देसाई के वक्त हुई थी 77 में तब भी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी दबाव था और लोगों को कहा कि आप वोट क्यों डालने आए हो, हमने डाल दिया, आपने वोट शेख साहब को ही देना था। वो ठीक है, वोट तो उन्होंने शेख साहब को ही देना था, क्योंकि शेख साहब तो उस समय के बुलंद एक बहुत बड़े टॉपिंग पर्सनैलिटी थी और उसको मुकाबला नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ ये दिया, अब इसको निगेट ना करे। गेन ऑफ डेमोक्रेसी जो जम्मू कश्मीर में है उसको कंप्रोमाइज ना होने दो। और दूसरी बात, जहां हम कहते हैं कि कश्मीर में, मेरा भी मानना यही था कि कश्मीर के लोग कभी एक सीट बीजेपी को नहीं देंगे, मैं लिखा भी अपने कॉलम में। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे किसी पेपर में लाया था एनालिसिस, 11 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी नंबर 2 पे थी। तो इसका मतलब है कि कश्मीर के लोगों ने भी वोट दिया, अच्छा खासा वोट दिया, तो वो कश्मीर में उनको है। तो उस वोट को उनकी ही कदर करते हुए एक अच्छा सा माहौल, पॉलिटिकल माहौल सेंटर और यूटी रिलेशनशिप के लिए वो बड़ा जरूरी है। बाकी रहा कि अगर ये सोचा जाए कि ये महबूबा कहती है या वो और कहते हैं वो कि वो रेजोल्यूशन पास करेंगे 370 वापस, ना, वो 370 वापस होना नहीं। कुछ चीजें उनको स्टेटहुड दे दो, वो भी स्टेटहुड इमीडिएटली देना नहीं, क्योंकि अभी भी सेंटर को चाहे पॉलिटिकल ओवरटर्न हो सकते हैं, बट जेन्युइन भी एक कंसर्न है कि जो हालात कश्मीर में काबू किए हैं, अगर ये वापस दे दिए जाएं लोकल गवर्नमेंट को, तो इनकी कंपल्शन और इनके जो है उनसे कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए और ये दोबारा पनप ना पड़े। डिबेटेबल इशू है। एनसी वाले कह सकते हैं कि आप क्यों कहते हो, हमने इतनी देर मिलिटेंसी को मुकाबला किया, आप कैसे कह सकते। बट एनीवे, बीजेपी का ये और एमएचए का ये कहना कि हमने ये 4 साल में 3 साल में काफी कंट्रोल किया है, अब इसको नरम ना होने दें ताकि थोड़ी देर के लिए और रखा जाए ताकि हम इसको जड़ से उखाड़ दें। तो कुल मिलाकर हम कहें कि एक अच्छी शुरुआत है सरकार की। बिल्कुल, चुनौतियां तो बहुत है, तो चुनौतियों के बावजूद भी यही उम्मीद है कि केंद्र के साथ इनके अच्छे रिलेशन होंगे और जम्मू कश्मीर जो है एक आगे एक नया कश्मीर का जो नारा दिया जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर का जो नारा दिया जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो देखने को मिले। जिना साहब, आप स्टूडियो में आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में फिर आपसे वेट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।